नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। मधुबनी न्यूज के इस खास शो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। हरलाखी विधानसभा में 7 नवंबर को चुनाव होना है। यहां से रालोसपा के प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के यह क्षेत्र में जाकर के जनता से बीच वोट मांग रहे हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का मधुबनी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार। संतोष जी, आप सामाजिक क्षेत्र में लगे हुए थे, आप पेशे से एक चिकित्सक है, फिर राजनीति में आप क्यों आए? और जहाँ तक बात है समाज सेवी और राजनीति, समाज सेवी के तौर पे मैं 2 सालों से अपने क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा था। काम करते करते मुझे ये ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, लोगों की अपेक्षाएं हमसे ज़्यादा बढ़ रही है। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। मैं अपने सैलरी जो भी आता था मैं अर्न करता था, उसका 50% मैं जनसेवा में खर्चा करता था और 50% अपने ऊपर खर्चा करता था। लेकिन जनता के बीच में अपेक्षाएं बढ़ती जा रही थी। ये सब देखते हुए हम सोचे कि नहीं, एक नई कदम आगे बढ़े और ये सोच करके हम राजनीति में आए कि जनता को भरपूर और ढंग से मदद किया जाए। आप चुनावी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। जी क्या मुद्दा है आपका और किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और लोगों को किस तरह से आप मोटिवेट कर पा रहे हैं? देखिए, हम यंग हैं, पहला चीज़। बिल्कुल। दूसरा चीज़, हमारा जो हरलाखी विधानसभा क्षेत्र है वो पिछले काफ़ी वर्षों से, 1-2 वर्षों नहीं, पिछले काफ़ी वर्षों से हर चीज़ की अपेक्षा झेल रही है। हमारे यहाँ पे शिक्षा एक मुद्दा नहीं, मुद्दा तो अनेकों है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, बेरोज़गारी इस हालत पे है। हरलाखी की नहीं, पूरे बिहार की बात भी करूँ तो बेरोज़गारी की हालत आपसे छूटी नहीं है। बिहार की लिटरेसी रेट देखिए तो आज के दिन में WHO के हिसाब से भी सबसे नीचे है। तो हमारे पास मुद्दा बहुत सारे हैं, मुद्दा की कमी नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जो प्राथमिकता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये 3 मुद्दा को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ में हम एक चीज़ और जोड़े हुए हैं जो कि बेरोज़गारी हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, उसको भी हम चाह रहे हैं कि किसी तरह छोटे स्तर पे ही उसको डेवलप किया जाए। हरलाखी विधानसभा में कुछ बेहतर होना चाहिए था, जो बेहतर नहीं हुआ, जिसकी ज़रूरत है ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके। क्या कुछ बेहतर करने की आवश्यकता थी यहाँ? देखिए, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक रहे हैं, पिछले 5 साल की मैं बात करूँ, चाहे MLA हो या MP हो, जो भी हो, उन्हें सिर्फ जनता को एक वोट बैंक समझती है। वोट बैंक समझ के वोट जब लेना हो, सामने जा कर के वोट मांग करके रो के गिड़गिड़ा के, कभी दादे दादी किसी को ले करके जैसे तैसे करके वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद क्षेत्र में हम जब भी गए हैं, पिछले करीब 3-4 महीनों से हम जनसंपर्क में लगे हुए हैं, तो ये देख रहे हैं कि जनता इतना एग्रेसिव है कि कई बार तो मुझे भी गालियों का सामना करना पड़ गया है। तो जनता अब पहले के जैसी नहीं रही है, जनता भी समझदार हो चुकी है काफ़ी। तो जनता की एक अपेक्षा है कि हमारा जनसेवक जो अच्छा हो, वेल एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, जिसमें कि बोलने और समझने और काम करने की शक्ति हो। बिल्कुल। ये सब सोचते हुए हम इस क्षेत्र में आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का मुद्दा शिक्षा रहा है, शुरू से ही उनका मुद्दा शिक्षा रहा है। वो लगातार इस पर संघर्ष भी करते आ रहे हैं। आप अगर चुनाव में जीत कर आते हैं तो क्या किस तरह से शिक्षा में सुधार करेंगे? आप इसको बेहतर कैसे बना पाएंगे? देखिए, जहाँ तक आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात की है, वो ऐसे भी आचार्य हैं और इंडिया की ऐसी कोई पहली पार्टी है जो कि शिक्षा के बारे में अच्छे से बात करना चाहती है। वो आप लोग भी जानते हैं, मीडिया कर्मी सारे जानते हैं कि वो हमेशा शिक्षा को लेकर के कुछ ना कुछ योजना बनाते रहते हैं, कभी आंदोलन करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हमारी इस पार्टी से जुड़ने के का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है, शिक्षा। क्योंकि और भी कोई भी पार्टी शिक्षा पे बात करना नहीं चाहता है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से, कंस्ट्रक्शन पूरा कर देने से शिक्षा कभी नहीं होगा। किसी भी स्कूल को नहीं, अपग्रेड उपेंद्र करने से। कुशवाहा जी तो केंद्रीय मंत्री भी रहे ना, जी, शिक्षा उन्होंने मंत्री वो केंद्रीय रहे हैं। मंत्री जब तक रहा तो जितना भी केंद्रीय विद्यालय है वो सबको डेवलप किए हैं। प्रॉपर वहाँ पे टीचर्स है, हर एक चीज़ की व्यवस्था है। और हमारी जहाँ तक बात है, तो हमने कुछ प्लान बनाया है, उसके तहत जो भी हमारी, आपने देखा होगा पिछली बार भी हम लोग थोड़ा दिन पहले कि शिक्षा के लेकर के एक 25 सूत्री मांग लाए थे। उस 25 सूत्री मांग में जो जो भी मांग है उसको हम लोग एक धरातल पे लाना चाहते हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था को जितना भी बिहार की या हरलाखी की चरमराई हुई है उसको सुधारने के लिए 25 सूत्री मांग है हम लोगों का। उस मांग को धरातल पे नहीं, लाना है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार ने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई हुई है। जी वो कमेटी है जो जिसके अध्यक्ष होते हैं वार्ड सदस्य। जी। बावजूद शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा, वो कमेटी भी फेल है। देखिए सर, इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे कि बहुत लोगों को बुरा बन जाएगा। अब जिस कमेटी का अध्यक्ष वार्ड सदस्य हो, एक तो अपने यहाँ पे कि जो अंगूठा छाप है उसको भी लोकतंत्र में अधिकार है कि इलेक्शन लड़ सकता है।
तो एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है, इसमें हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है, इसको राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व ना करके एक प्रॉपर काम करने दिया जाए। बिल्कुल। एक प्रॉपर चैनल इसका बने जिसमें कि जो भी इसके लायक हो उस लोगों को बैठाया जाए, जिसे ये पता हो कि शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाएगा। एक तरफ एनडीए से सुधांशु शेखर जी हैं जी। और महागठबंधन से रामनरेश पांडे जी जी। हैं, निर्दलीय मैदान में मोहम्मद शब्बीर साहब भी है। जी, इन दिग्गज लोगों के बीच आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, कहाँ अपने आप को स्थापित आप मानते हैं? देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है आपका। दिग्गज होने से मतलब नहीं होता है, जनता को दिग्गज से या तो किसी शासनवादी से कोई मतलब नहीं होता है। जनता एक चीज़ जानती है, हम नेता उसे चुनेंगे जो हमारा काम करेगा। जनता का एक ही मतलब होता है कि नेता चुनेंगे उसी को जो मेरा काम करके देगा। कोई भी नेता बने, एमएलए बने या एमपी बने, किसी जनता को जाकर के खाना नहीं खिलाता है। नहीं, किसी जनता को नेता से सिर्फ एक ही अपेक्षा होती है कि हमारे सुख दुख में काम आवे, हमारे यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, प्रशासन है, उसको चुस्त एवं दुरुस्त रखे। और तीसरा चीज़ कि कभी भी साल में या 2 साल में या 6 महीने में या महीने में जब भी आवे हो तो एक बार जनता के बीच में आवे, जनता की जो दिक्कतें हैं उसको सुने, उसका समाधान करे। तो ये दिग्गज वगैरह हम नहीं मानते किसी को दिग्गज या कुछ भी। आज के दिन में हमारे एरिया के जितने भी जनता है वो सारे समझदार हो चुके हैं, वो जानते हैं कि हमें किसे लाना है और किसे पटकना है। जी बिल्कुल। अब जिस गठबंधन के उम्मीदवार हैं उसमें AIMIM के ओवैसी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव जी भी शामिल है। जी। क्या लगता है आपको जीत दिलाने में इन लोगों की कितनी भूमिका अहम होगी? बहुत, ये हम लोग की नसीब है कि हमारी गठबंधन 6 पार्टी की गठबंधन है, जिसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में देवेंद्र जी हो गए, बैरिस्टर ओवैसी साहब हो गए, मायावती हो गए, ये सारे हम लोग जो भी है वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड लोग हैं। और ये लोग जहाँ भी है अपने वहाँ से स्तर से हर जगह गठबंधन के जो भी प्रत्याशी है उसके लिए काम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे लोग मिल करके इस संगठन को हम मजबूती से आएंगे और आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। महिलाओं के लिए आपके वादे पत्र में क्या जगह है? आप महिलाओं के लिए अगर आप आते हैं विधायक बन करके तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, महिलाएं की जहाँ तक बात है, सबसे पहले महिला हो या पुरुष हो, हम दोनों में डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं समझते हैं। सिंपल सा चीज़ है, महिला हो या पुरुष हो दोनों इक्वल है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इक्वलिटी की दी हुई है सब कुछ। हाँ, हमारी यहाँ की महिला है थोड़ा वो लाज और इसकी वजह से थोड़ा पीछे है, उनको उभर के आगे आना पड़ेगा। आगे आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न एजुकेशन होगा। अगर एजुकेटेड हो, एजुकेशन जैसे अंदर आएगी तो उसके अंदर में बेचैनी छाएगी कि हम घर में रह करके क्या कर रहे हैं, हमें कुछ करना है। बिल्कुल। आज का दिन इतना अच्छा है, आज का माहौल इतना अच्छा है कि हस्बैंड वाइफ मिल करके काम करते हैं, दोनों मिल करके अपने फैमिली को डेवलप करते हैं और एक अच्छी तरह से पारिवारिक जीवन जीते हैं। पहले की कल्चर अलग थी कि महिलाओं को घर में रखा जाता था कि नहीं आप घर में ही रहिए, घर की शोभा होती है, जो कि आज के दिन में नहीं देखा जाता। ये रीज़न उसी का है, एजुकेशन का। हम इसलिए चाहते हैं कि जब तक शिक्षित समाज हो, मेरा शिक्षित समाज होगा, हर एक चीज़ हमारा डेवलप हो जाएगा, या महिला हो या पुरुष हो। हाँ, महिला की जहाँ तक बात है, महिला के लिए हम लोग कोई वादा नहीं करना चाहते या कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो करेंगे वो सामने आकर के दिखाएंगे। जी बिल्कुल। आज पूरे बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिस पर महागठबंधन और एनडीए चुनाव लड़ रही है। जी कोई 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं तो कोई 19 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। जी। इस बीच आप क्या करेंगे? आप रोजगार को लेकर के आपका रोड मैप किस तरह का है और क्या करेंगे इस पर? देखिए, ये सब दोनों पार्टी की अपनी अपनी चुनावी जुमले हैं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी चुनाव आता है तो इस तरह का जुमला दिया जाता है। अब एक तरफ महागठबंधन है जिसका युवराज ने घोषणा कर दिया कि हम चुनाव जीते जिस दिन शपथ लेंगे 10 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, आप देंगे, लेकिन दोगे कहाँ से भाई? क्वेश्चन ये है कि दोगे कहाँ से? कहने और करने में अंतर होना चाहिए ना। आप प्लान तो बताओ कैसे दोगे 10 लाख नौकरी। हम आपको बोल दे कि हम आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं, अब जबकि मेरे जेब में 10 रुपये भी नहीं, कहाँ से हम देंगे? कुछ तो प्लान होना चाहिए। जो खुद 9वीं फेल है वो क्या 10 लाख नौकरी देंगे? पहला चीज़। दूसरा चीज़, एनडीए गठबंधन की जहाँ तक बात करते हैं, ये कह रहे हैं 10 लाख देंगे, वो कह रहे हैं 19 लाख देंगे। हम ये नहीं कह रहे किसी को हम नौकरी देंगे, हम कह रहे हैं कि हर आदमी को सशक्त बनाएंगे। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो अभी की नहीं, पिछले 15 साल बना, 15 साल 30 साल हो गए। आज हमारे बिहारी भाई जहाँ भी है, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, हर जगह जो भी मतलब बिल्डिंग बनाने का काम हो, रोड बनाने का काम हो, सब्जी बेचने का, मतलब जो भी काम हो, कामदार जितने भी है वो सब बिहार के होते हैं। लेकिन यही कोरोना काल में
बिहार के मुख्यमंत्री के पास इतना नहीं था, या तो महागठबंधन के पास ये नहीं था कि हम बिहारी जनता जो हमारे दूसरे जगह है उसको अपने पास ला सके। किसी के पास पैसे नहीं था ट्रेन का देने के लिए, किसी के पास सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी सबको 10 लाख नौकरी देने के लिए है, अभी चुनावी सभा करने के लिए 10-10 गाड़ी दौड़ाने के लिए है, लेकिन उस टाइम जनता को लाने के लिए कोई कहीं नहीं था। ये आप लोग मीडिया कर्मी से भी छुपा नहीं है। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, 15 साल महागठबंधन की सरकार ऑलरेडी रही है, अभी एनडीए की सरकार बीच बीच में महागठबंधन भी घुस जा रही है कभी। तो ये 30 साल में आप बताइए हमें कोई भी नई कल कारखाना कुछ भी ऐसी लगी है बिहार में? हमारे नॉलेज में तो नहीं लगी है, आपके नॉलेज में लगी हो। अब ये बड़ी लेवल की बात होगी, छोटी लेवल की बात करते हैं। हम अपने विधानसभा की सिर्फ बात करते हैं। हमारे जो अभी के जनप्रतिनिधि है वो हमारे ही पार्टी से इलेक्शन जीते, और जीतने के बाद किसी और गठबंधन में जा कर के वो चले गए। अब जाने के पीछे रीज़न क्या था वो मुझे नहीं पता, ना ही मैं पता करना चाहता हूँ। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर वो जनता के कहीं भी गए, जनता के पीछे काम करना चाहिए ना उन्हें। जनता उनको क्या सोच करके बनाया था जनसेवक? बस इसलिए कि काम करने के लिए ना। बिल्कुल। अगर वो कुछ भी काम करते हैं, अरे हमारे यहाँ पे काम करने के लिए इतना रोजगार देने के लिए, देखिए ना, माँ उच्चैठ स्थान है, गिरजा स्थान है जिसका रामायण हर जगह जिक्र है, कलना परमेश्वर स्थान है, बिसौल में कुटी है। इस सब को सिर्फ डेवलप करने था। आपको पता होना चाहिए, मैं तो पिछली बार का रिकॉर्ड निकाला हूँ, हर जगह का फंड पास है, फंड आ गया है, धरातल पे कहीं नहीं है, पैसा निकल चुका है, कहीं कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इस सब को डेवलप कर दीजिए। नेपाल हमारे पड़ोसी राज्य है, वहाँ से हर संडे को हमारा घर बंद पड़ता है, वहीं पे हम दरवाजे पे बैठे रहते हैं, मेरे सामने से नहीं कुछ तो हज़ारों मोटरसाइकिल आते हैं। आप पर्यटन की बात किए हैं तो सीता की धरती हरलाखी को कहा जाता जी है। जी फुलहर है, बागतराग है, जहाँ फुलवारी में जो पौराणिक कथाएं जी, हैं जी। वहाँ भगवान श्री राम और सीता का पहला मिलन हुआ था। यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। जी। आप अगर आते हैं विधायक बन करके तो क्या करेंगे इसके लिए आप? देखिए, इसके लिए पहले से भी फंड वगैरह निकला हुआ है, लेकिन किसी कारण बस जो दलालों लोग हैं वो लोग निकाल करके खा गए। हम अगर आते हैं तो हम बड़े लेवल के तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने लेवल की बात करें। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र से जीतते तो जितने भी शक्तिपीठ है, गिरजा स्थान हुआ, माँ उच्चैठ हुआ, इसे हम थोड़ा डेवलप करेंगे और कोशिश करेंगे टूरिस्ट का जो भी मतलब वे ऑफ डायरेक्शन है ना, उससे इसको जोड़े। उससे क्या होगा ना, बाहर के टूरिस्ट भी आएंगे, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी नहीं, आएंगे। इसके लिए तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसका वही विकास उसी को करना ना होगा। डेवलप करना है। मूलभूत सुविधा में क्या होगा? सबसे पहले चीज़ है रोड। अब रोड की हालत देखिए क्या है। जब तक कहीं के लिए जाने के लिए आपके पास रोड ही नहीं होगा तो टूरिस्ट आएगा कैसे? क्वेश्चन ये है ना। दूसरा चीज़ रोड हुआ, प्रशासन थोड़ा एक बॉर्डर एरिया तो थोड़ा हम लोग को हमेशा डर लगा रहता है, तो उस जगह को ऐसे डेवलप किया जाएगा कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक प्रॉपर वहाँ पे हो, हर चीज़ की व्यवस्था हो, तब ना बाहर के टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट आएंगे तो उससे जनता का कितना फ़ायदा होगा? वहाँ पे जो भी है, दुकान है, ये है, वो है, कोई कुछ लोग लॉज बनाएंगे, कुछ लोग रहने की सुविधा मिलेगी। आखिर वहाँ पे जो लोग हैं उसी को ना मिलेगा इसका फ़ायदा। तो प्रॉपर स्टार्टिंग फेज़ में मेरा यही योजना है कि जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, हमारे नज़र में 4-5 है, उसको प्रॉपर एक डेवलप करेंगे, उसको हर जगह से कम्युनिकेशन बनाएंगे और उसको इस तरह से डेवलप करके हर जगह तो जिक्र है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो कम से कम वहाँ के जो भी लोग हैं, मिनिमम हर एक जगह पे 100-200 लोगों को तो रोज़गार का सुविधा मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से बात किया जाएगी, अपने यहाँ पे कुछ जो भी बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ है उसको खोलने की योजना बनाई जाएगी। लेकिन मेरा मूलभूत पहला ये है कि जो मेरे यहाँ पे किया हुआ है उसको थोड़ा डेवलप किया जाए, जिससे कि तात्कालीन जो भी हो वो आगे बने। चलिए संतोष जी, आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। मधुबनी न्यूज़ के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। ये थे रालोसपा के प्रत्याशी संतोष सिंह कुशवाहा जी, जो पेशे से चिकित्सक है। इन्होंने कहा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बेहतर काम करेंगे। बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। मधुबनी जिला के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ से। अगर आप मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।